Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to Biology by नेहा बिनवाल. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एक्लिया. ठीक है, एक्लिया फंगस की लाइफ साइकिल के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट वेन एवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो यू ऑल विल बी नोटिफाइड. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने क्या लगाया हुआ है. ठीक है, एक्लिया की लाइफ साइकिल आप लोगों को पढ़नी है, ये तो आप लोगों को पता है. तो यहाँ पे जब आप इसका ये देख रहे हैं, ये क्या है, इसका व्हाइट कॉटनी क्या है, इसका माइसीलियम होता है. एक्लिया का जो माइसीलियम होता है वो व्हाइट कलर का होता है और कॉटनी ग्रोथ आपको दिखेगी. और ये जो वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, जब माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका माइसीलियम देखेंगे, तो इस तरीके से आपको उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. माइसीलियम हाईलाइन कलर का होगा, ये सेप्टेट होगा. और यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको क्या दिखा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें टेक प्लेस कर रहा है. ये स्लाइड ये दिखा रही है. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये oogonia दिख रहा है जिसके अंदर एग्स प्रेजेंट है और साइड में यहाँ पे एंथ्रीडियम भी है. ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज शोइंग दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो ये तो थी फर्स्ट स्लाइड के बारे में. नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे हम कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से टेक प्लेस करता है. सी तो इस सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन. जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, किसी भी प्लांट को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसका सिस्टमेटिक पोजीशन हमें बताना ही होता है. तो इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा. और बुक्स में कहीं पे ये मिस्टेक है, मैंने देखा कि यहाँ पे डिवीजन की जगह पे मेस्टिगोमाइकोटिना लिखा हुआ है और सब डिवीजन की जगह पे यू माइकोटा लिखा हुआ है, यानी कि यू माइकोटा नीचे शिफ्ट हो गया, मेस्टिगोमाइकोटिना ऊपर शिफ्ट हो गया है. तो वो थोड़ी मिस्टेक हुई है बुक में, आप उसको देख लीजिएगा. तो इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास इसकी है ओमाइसीड्स. जो भी ओमाइसीड्स के मेंबर होते हैं उनमें हमें किस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है, हम यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी ओमाइसीटीज के मेंबर होते हैं उनमें oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. ठीक है, ओमाइसीटीज का. नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, सेप्रोलेग्नियल्स, और फैमिली क्या है, सेप्रोलेग्निएसी. इसी में सेप्रोलेग्निया जो फंगस है वो भी इसमें आती है, सेप्रोलेग्निया भी आती है और वो मैंने पढ़ाई हुई भी है, अगर आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं. ठीक है, तो एक्लिया फंगस जो है कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर मोल्ड भी बोलते हैं. एक्लिया फंगस इज कॉमनली नोन एज वाटर मोल्ड, यानी कि ये वाटर में ज्यादातर पाई जाती है. ठीक है, मेजरली ये वाटर में ही पाई जाती है. एक्वेटिक सेप्रोफाइट है. मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर एक्वेटिक सेप्रोफाइट. एक्वेटिक यानी कि पानी में रहेंगी, सेप्रोफाइट मीन्स जो सड़ी गली चीजों पे ग्रो करती हैं. ठीक है, कॉमनली फाउंड इन एक्वेटिक है, सेप्रोफाइट है तो कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिलेगी, पॉन्ड्स में, पूल्स में, डिचेज में, स्ट्रीम्स में या फिर डैम सॉइल में, जहाँ पे भी पानी होगा वो वाली जगह पे हमें एक्लिया देखने को मिल सकती है. ठीक है, और द फंगस कैन बी ग्रोन इन लेबोरेटरी ऑन डेड फ्लाइज और ऑन शोक्ड सीड ऑफ हेम्प प्लांट. अगर हमको लेबोरेटरी में इसको ग्रो करवाना है तो उसको हम कैसे ग्रो करवा सकते हैं, कोई भी डेड फ्लाई है उसको हमने पानी में डाल दिया, या फिर सीड जो होते हैं हेम्प प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनको पानी में सोक कर दिया, तो कुछ टाइम बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि उनमें वाइट कॉटनी ग्रोथ देखने को मिलती है. तो दैट मे बी एक्लिया. ठीक है, अब आते हैं इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइसीलियम क्या होगा, वेल ब्रांच्ड होगा. ठीक है, ब्रांचेस होंगी माइसीलियम में, ट्यूब्यूलर होगा, एसेप्टेट होगा, सिनोसिटिक होगा, यानी कि सेप्टा एब्सेंट होगा, और व्हाइट कलर का होगा, हाईलाइन कलर का होगा, हाईलाइन होगा. ठीक है, व्हाइट इन कलर मीन्स हाईलाइन होगा. और जो हाइफी होगी वो सेप्टेट होती है, बट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम पे वहां पे हाइफी में क्या डेवलप होने लगता है, सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगता है. ये तो सभी चीज सारी फंगस के केस में ये कॉमन होगी. ठीक है, जो जिनमें जो एसेप्टेट फंजाई है, ठीक है, उनमें एसेप्टेट माइसीलियम होगा, हाइफी एसेप्टेट होगा, सिनोसिटिक होगा, यूजुअली व्हाइट कलर का होगा, किसी किसी केस में कलरफुल भी हो सकता है.
और सेक्स ऑर्गन का जब डेवलपमेंट होगा उस टाइम पे वहाँ पे हाइफी में क्या डेवलप होने लगता है, सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एक्लिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी टेक प्लेस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है, थ्रू फ्रेगमेंटेशन और क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पे उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन जो होगा, क्लेमाइडोस्पोर क्या होते हैं, हमेशा कब बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे बनेंगे। ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और अगर फ्रेगमेंटेशन किसी प्रेशर की वजह से कोई फ्रेगमेंट ब्रेक हो गया तो फ्रेगमेंटेशन होगा। लेकिन क्लेमाइडोस्पोर कब बनेंगे, जब कंडीशन अनफेवरेबल है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो टर्मिनल या फिर इंटरकैलरी पोर्शन है हाइफी का, माइसीलियम का, उसकी न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊं, जैसे ये हाइफी है, ठीक है, टर्मिनल हाइफी भी हो सकता है, इंटरकैलरी हाइफी भी हो सकता है। तो उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं उसके ये न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट, यानी कि सारे न्यूक्लियर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियाई एग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, और जो साइटोप्लाज्म होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा डेंस हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। और ये डेंस साइटोप्लाज्म क्या होगा, बाकी का जो नीचे माइसीलियम है उससे अलग हो जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये डेंस साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियाई ये क्या होंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर, या फिर हम इसे गैमी भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर और गैमी। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही परनेट करेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस से आती है, रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और यहाँ से न्यू हाइफी का, न्यू माइसीलियम का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। क्लेमाइडोस्पोर क्या था, क्लेमाइडोस्पोर में जो माइसीलियम है, जो हाइफी है, कुछ भी पोर्शन हो सकता है उसका, टर्मिनल पोर्शन भी हो सकता है और इंटरकैलरी वाला पोर्शन भी हो सकता है। उसके न्यूक्लियर डेंस हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, और वो बाकी के रिमेनिंग पार्ट से अलग हो जाता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। और उस स्ट्रक्चर को, और वो अनफेवरेबल कंडीशन में वैसे ही रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन को उसी तरीके से वो अनफेवरेबल कंडीशन में उसी तरीके से वो सर्वाइव करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन का रिटर्न होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे जर्मिनेट कर जाएगा और हाइफी का फॉर्मेशन करेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर और गैमी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया। नाउ सी, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो तो देख लिया, अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जैसे और फंजाई में होता है उसी तरीके से टेक प्लेस करता है, बट हमें हर फंगस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक्लेया में हमें क्या देखने को मिलता है, ये डायप्लैनेटिक फंजाई है। डायप्लैनेटिक मीन्स यहाँ पे हमें 2 तरीके के जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से यही केस हमने सेप्रोलेग्निया में भी देखा था, जैसे कि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कुछ कुछ कैरेक्टर दोनों के सेम होंगे। सेप्रोलेग्निया में भी हमने देखा था कि वहां पे भी डायप्लैनेटिज्म देखने को मिलता है, और वहां पे एक चीज और हमें देखने को एक्स्ट्रा मिलती थी, दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ जूस्पोरेंजियम। वो चीज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी है। तो एक्लेया का जो केस है उसमें जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा, वो किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स। ठीक है, जूस्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा। और एक्लेया इज अ डायप्लैनेटिक फॉर्म, यानी कि इस पे 2 टाइप के हमें जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी जूस्पोर देखने को मिलेगा और एक सेकेंडरी जूस्पोर। 2 तरीके के यहाँ पे जूस्पोर देखने को मिलेंगे। जहां पे भी 2 तरीके के जूस्पोर देखने को मिलते हैं उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, डायप्लैनेटिज्म। ठीक है, और कुछ कुछ एक्लेया की स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनमें 2 तरीके से भी ज्यादा जूस्पोर देखने को मिलता है, तो उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लैनेटिज्म। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज पॉलीप्लैनेटिज्म। अब देखो, बुक में ना बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है,
आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने डायग्रामेटिक वे में आपको ये क्लियर ज़्यादा इजी होता है कि हम डायग्राम के थ्रू समझें, और फिर लिखने वाला काम तो हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस यहाँ पे यही है कि आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा सकूँ, और फिर उसको ही आप अपनी लैंग्वेज में जो डायग्राम है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर इसको आप अपनी लैंग्वेज में कॉपी में वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम ए बना है, ए वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ एक्लिया। तो ए वाले पार्ट में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हाइफी आपको दिख रही है, ए सेप्टेड सिनोसिटिक हाइफी, सोमेटिक हाइफी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बी पार्ट हम देखेंगे, जैसे जैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, ए सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करेगा, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बनेगा तो उसकी जो टिप होगी हाइफी की, वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे स्पोरेंजियल इनिशियल्स का फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा, यानी कि इसका न्यूक्लियस क्या होगा, धीरे धीरे एक जगह पे इकट्ठे होने लगेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हो रही है एसेक्सुअल प्रोडक्शन की, और यहाँ पे बीच में एक खाली स्पेस बननी स्टार्ट हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं यहाँ से नीचे से खाली स्पेस बननी स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल वैक्यूल, ये वाला पार्ट, हाईलाइटेड पार्ट जो मैं दिखा रही हूँ ये। ठीक है, ये सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लगा है, और फिर एट लास्ट क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक स्पेस बनने लगेगी। ठीक है, पहले ये हाइफी है, उसके बाद यहाँ पे स्पोरेंजियल इनिशियल का फॉर्मेशन होगा, फिर सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और ये वाला पार्ट क्या है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, जू स्पोरेंजियम में। यहाँ पे क्या बनने लगेंगे, जू स्पोर्स बनने लगेंगे ये वाले पार्ट पे। ठीक है, जू स्पोरेंजियम बनने लगे। फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो जू स्पोरेंजियम है उनका कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है, यानी कि वो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं पॉलीगोनल यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक एक कंपार्टमेंट में वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है जू स्पोर्स। ठीक है, दिख रहा है ना कंपार्टमेंटाइजेशन, ये पॉलीगोनल कंपार्टमेंट, पॉलीगोनल सेगमेंट्स बन गए, यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट, एक पॉलीगोनल कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, तो इसीलिए उसको हम बोले पॉलीगोनल यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट्स या कंपार्टमेंटाइजेशन। फिर अब हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सारे पूरे जो हमारा हाइफी है उसमें ये पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरीके से सब जगह ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनस स्टेट। ठीक है, इसके बाद आप सीधे ये वाली स्टेज भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक याद होनी चाहिए, मतलब प्रोसेस एक के बाद जो होती है वो याद होनी चाहिए, ये वाले स्टेप के बाद आप सीधे ये वाला स्टेप भी दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे, जो ये स्पोर्स हैं यहाँ पे जू स्पोरेंजियम में ब्रेक आएगा, जब पूरी तरीके से हम बोलते हैं ना कि प्रेशर पड़ेगा, जब पूरा अंदर सब कुछ जू स्पोर भरे पड़े हैं, तो जैसे ऊपर प्रेशर आएगा वो वहाँ पे उसकी जो लिड होगी जू स्पोरेंजियम की वो ब्रेकआउट होगी, और वहां से सारे जो होंगे एनसिस्टेड प्राइमरी जू स्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एनसिस्टेड क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ना अभी पॉलीगोनल यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट में बंद है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या बनाया है, उसने एक एनसिस्ट बनाया है, एक सिस्ट बनाई हुई है चारों ओर से। ठीक है, तो वो सिस्टेड जो जू स्पोर है, प्राइमरी जू स्पोर, वो रिलीज हो गए। ठीक है, तो पहला तरीके का जू स्पोर यहाँ पे रिलीज हो गया। हमने देखा था कि यहाँ पे ये क्या है, डायप्लेनेटिक है, यानी कि यहाँ पे दो तरीके के 2 टाइप ऑफ जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो पहला जू स्पोर तो मिल गया हमें, सिस्टेड प्राइमरी जू स्पोर मिल गए। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसकी बाहर की जो ये सिस्ट वॉल है ये ब्रेक होगी, और अंदर से बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर रिलीज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे फ्लैजिला का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ये एच वाले पोर्शन में सिस्टेड जू स्पोर में फ्लैजिला नहीं था। क्यों, क्योंकि अभी उसको जरूरत ही नहीं थी, उसके चारों ओर से सिस्ट थी। जैसे ही सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट होगी, उसके अंदर से जो मटेरियल है जू स्पोर है वो रिलीज होगा, तो वहाँ पे फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर डेवलप होगा, फ्लैजिला डेवलप होंगे ताकि वो एक्टिवली वाटर में स्विम कर सके। कहाँ प्रेजेंट है, ये वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, एकाइला कहाँ मिलती है हमें, वाटर में ही तो देखने को मिलती है, तो जू स्पोर में क्या देखने को मिलेंगे, हमें फ्लैजिला देखने को मिलेंगे ताकि वो एक्टिवली स्विम कर सके। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद जो हमारा जू स्पोर है उसमें फिर से चारों ओर से क्या हो जाती है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट क्या हो जाती है, उसमें वापस से सिस्ट डेवलप हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सिस्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सिस्ट। ठीक है, सेकेंडरी सिस्ट बनने के बाद हमको ये देखने को मिलता है कि जो जू स्पोर है जब उसने स्विम किया और वो किसी होस्ट के पास में पहुंच गया, तो अब उसको फ्लैजिला की जरूरत नहीं है, उसने फ्लैजिला को हटा दिया, रिमूव कर दिया, और अपने चारों ओर से फिर से एक सिस्ट की कवरिंग बना ली।
अब वो सेकेंडरी सिस्ट के फॉर्म में रहेगा, यानी कि सेकेंडरी जूस्पोर के फॉर्म में वो रहेगा। अब वो सेकेंडरी सिस्ट या फिर सेकेंडरी जूस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। वो प्रॉपर होस्ट के पास पहुंच गया तो जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। धीरे धीरे जर्म ट्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से सोमेटिक हाइफी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर ये वापस से वही स्टेज आ जाएगी जिस यहाँ से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। वो धीरे धीरे डेवलप करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, न्यूट्रिशन लेगा और ग्रोथ करेगा। ये सिंपल सा था आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकाइला का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नाउ सी, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकाइला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous टाइप, एज इट इज द मेंबर ऑफ oomaisids। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होगा, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है कि यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, oogoनियम, वो स्टेशनरी रहेगा, वो नॉन मोटाइल होता है और लार्जर होता है एज कम्पेयर टू मेल वाले पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ठीक है, तो उसको हम oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वो जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे वही oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एक चीज और हमें एकाइला में देखने को मिलती है कि एकाइला का जो एंथ्रीडियम होता है वो मोनोक्लाइनस होता है। मोनोक्लाइनस भी हो सकता है और डाइक्लाइनस भी हो सकता है। ठीक है, मोनोक्लाइनस का मतलब क्या हो गया कि एंथ्रीडियम एंड oogoनियम डेवलपिंग ऑन द सेम हाइफी। मोनोक्लाइनस का मतलब है कि जब एंथ्रीडिया और oogoनियम सेम हाइफी में से डेवलप हो रहे होंगे तो उसको हम मोनोक्लाइनस बोलेंगे। डाइक्लाइनस मीन्स जब दो अलग अलग हाइफी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कि डाई मीन्स टू दो अलग अलग हाइफी में अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। oogoनियम कोई और हाइफी से बन रहा है, एंथ्रीडियम कोई और हाइफी से बन रहा है, तो उसको हम डाइक्लाइनस बोलेंगे। मोनो मीन्स सेम हाइफी में दोनों स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सेम हाइफी से दोनों स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्लाइनस। अब यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये एक ही हाइफी है, एक हाइफी में oogoनियम भी बन गया है और एंथ्रीडियम भी बन गया, तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल हो गया, मोनोक्लाइनस का। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिख लीजिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें oogamous टाइप का होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम ये वाले पार्ट से। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ए वाला पार्ट जो लिखा है, ये आपका हाइफी है, सोमेटिक हाइफी है, डेवलप। यहाँ पे क्या होगा, इसकी टिप पे मान लो ये वाली टिप है, ये कोई भी टिप हो सकती है, उसकी टिप से हमें oogoनियम का डेवलपमेंट या फिर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे oogoनियम का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, जो oogoनियम का जिसमें डेवलपमेंट होगा वहां पे हमें बीच में, जैसे हमने वहां पे एसेक्सुअल प्रोडक्शन के केस में देखा था सेंट्रल वैक्यूल हमें देखने को मिला था, वैसे यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, वैक्यूल देखने को मिलेगा, और सारे न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ooप्लाज्म और पेरीप्लाज्म। ठीक है, पेरीफेरी की साइड की तरफ को जो भी प्लाज्म होगा उसको पेरीप्लाज्म और बीच वाले को ooप्लाज्म। फिर धीरे धीरे यहाँ से एंथ्रीडियम का भी डेवलपमेंट हो रहा है, एंथ्रीडियम टुवर्ड्स दी oogoनियम डेवलप करेगा। अब आप देख सकते हैं ये oogoनियम, ये वाला स्ट्रक्चर oogoनियम, और ये एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, अब क्या बनेगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी। ये oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन ही है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी, ये रही फर्टिलाइजेशन ट्यूब, जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा एंथ्रीडियम और oogoनियम का, वहाँ पे क्या बनेगी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी। यहाँ पे जैसे ये है, ये इस तरीके से फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी, और जो मेल गैमेट होगा वो एंट्री कर जाएगा कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, oogoनियम में। ठीक, और मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो जाएगा, फिर फ्यूजन हो जाएगा। जो बाकी के फीमेल oogoनियम में बहुत सारे oospores प्रेजेंट होते हैं, बट उन सब में से सिर्फ एक ही एग फंक्शनल रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, एक oospore बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उस जाइगोट बनेगा, यही क्या होगा, डिप्लॉयड 2n होगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा और उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, वो क्या करेगा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। अभी ये
2n ही है, डिप्लॉयड ही है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये डिप्लॉयड ही है, ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, इस सेल पे क्या होगा, डिवीजन होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे लेकिन वो डिप्लॉयड ही रहेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या बनेगा, जो हमारा ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन जब होगा, एट द टाइम ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी, ठीक है। ज़ूस्पोरेंजियम फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगी, मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी, ठीक है, मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी और 2n से सारे न्यूक्लियर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, n में, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनने लगेंगे। जब ये जाइगोट बना था तो वो 2n था, ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ, उसमें कंटिन्यूस डिवीजन हुआ, मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करी और क्या बन गया, ज़ूस्पोर बना, और ये क्या होगा, आपका हैप्लॉयड होगा। अब ज़ूस्पोर क्या होगा, वाटर में एक्टिवली स्विम करेगा, स्विम करने के बाद जब उसको प्रॉपर होस्ट मिल जाएगा तो वो क्या होगा, डीफ्लैजिलेट हो जाएगा, यानी कि उसके फ्लैजिला क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और फिर वो अपने चारों ओर से एक सिस्ट का डेवलपमेंट कर लेगा और उसके बाद किसका फॉर्मेशन करेगा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद फिर वो कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रॉपर सोमेटिक हाइफी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एकाइला। सिंपल था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ 3-5 करने की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल केस एकाइला में हमें ये भी देखने को मिलता है कि सेक्सुअल जो सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है वो हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं इन केस ऑफ एकाइला। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट केस हो गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बट यहाँ पे अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 20 मिनट की वीडियो हो गई है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, हम बस इतना ही देख रहे हैं कि एकाइला का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या था, उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या था, उसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल प्रोडक्शन किस तरीके से टेक प्लेस किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो यहाँ पे हमें एक ओवरऑल दे रखा है, अगर आप ये भी बना सकते हैं एग्जाम में तो ये भी बना सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू टेक प्लेस करेगा, फ्रेगमेंटेशन या फिर क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू टेक प्लेस करेगा, और एकाइला में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू टेक प्लेस करेगा, ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी ज़ूस्पोर बनेंगे, वो सिस्टेड होगा, सिस्ट का बर्स्ट होगा तो वहां से सेकेंडरी ज़ूस्पोर का रिलीज होगा, फिर सेकेंडरी ज़ूस्पोर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा और जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करेगा, वापस से एकाइला का सोमेटिक हाइफी बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा, एकाइला का माइसीलियम है, उसके माइसीलियम में एंथ्रीडियम का भी डेवलपमेंट होगा, ऊगोनियम का भी डेवलपमेंट होगा, और किस तरीके से होगा, ऊगेमस टाइप से होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ऊगेमस एंथ्रीडियम में मेल न्यूक्लियर बनेंगे, ऊगोनियम में एग बनेगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, ऊस्पोर बनेगा, ये डिप्लोफेज है, ठीक है। ऊस्पोर जर्मिनेट करेगा, उस ऊस्पोर का जर्मिनेशन होगा जर्म ट्यूब से, वो क्या बने, ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगा, और ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी, जिससे फिर ज़ूस्पोर रिलीज हो जाएंगे, ज़ूस्पोर क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, और फिर ज़ूस्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और एकाइला का एक सोमेटिक हाइफी या माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन था एकाइला की लाइफ साइकिल का। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन द डिजायर्ड टॉपिक। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी लाइक दिस, ठीक है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप जब मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।